अगर फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है कांग्रेस को? अगर ये बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसमेंट किया गया था उस समय, ठीक है, अभी दोबारा जाएंगे उनके पास। ओम जी आप मुझे बताइए, ओम जी उपाध्याय, आपने बोला है कि तथ्यात्मक तौर पर कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, फैक्ट्स के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो फिर इस मुद्दे को इतना सियासी अखाड़े में ले जाने की जरूरत क्या है? आप बताइए, जनता को सच्चाई से रूबरू करवाइए। प्रियंका, पहले तो आज एक बात बहुत चुभी है, प्रोफेसर साहब ने जो वीर सावरकर के लिए जो बात कही, लेकिन मैं, चूंकि वो अप्रासंगिक हो जाएगा या थोड़ा सा हटके ट्रैक से हट जाएगा, इसलिए मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन आपके माध्यम से चुनौती देके कहता हूं कि जिस दिन चाहिएगा वीर सावरकर के लिए तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और बातचीत कर लूंगा। एक बात। दूसरी बात, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने अभी कहा ये बात कि कोई एक तथ्य बताइए ना जो उसमें गलत प्रस्तुत किया गया है। विभाजन की विभीषिका इस देश की, दुनिया के लिखित इतिहास की रैदर सबसे ऐसी घटना है, अनपैरेलल, दुनिया के लिखित इतिहास की सबसे त्रासद घटना है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 1.5 करोड़ लोग भेड़ बकरियों की तरह से खदेड़ दिए जाते हैं, अपने घरों से उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्या होती है, और हमारी इतिहास की किताबों में सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों पे छींटे ना चले जाएं, इस बात को इस तरीके से हाशिए पर डाल दिया जाता है। कितनी लाइन में विभाजन की कहानी आती है इतिहास की किताबों में। आज अगर एनसीईआरटी ये प्रयास कर रहा है, किसी ने कहा, शायद जब्बाद भाई ने कहा कि किस तरह के लोग लिख रहे हैं, आप देख लीजिए जिस तरह के लोगों ने ये पूरा मॉड्यूल तैयार किया है, उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को उठा के देख लीजिए, अनपैरेलल एकेडमिक क्रेडेंशियल वाले लोग हैं। इस तरह की बातें मत कीजिए बिना जाने समझे, और इसीलिए मैं चुनौती देके कह रहा हूं कि कोई उसमें अगर तथ्यात्मक गलती हो तो बताइए। एक बात, अब सोचिए कि 1930 के बाद से जिस तरीके से, चाहे वो अल्लामा इकबाल साहब का भाषण हो जिसमें पहली बार उन्होंने मुसलमान भारत के अंदर एक अलग मुसलमान भारत की बात की, वहां से बीज पड़ता है। चौधरी रहमत अली पर्चा लिख के आता है कि पाकिस्तान कैसे बनाया जाना चाहिए। 1940 में जिन्ना लाहौर प्रस्ताव लेके आते हैं, और उसके बाद जिस तरह से देश का माहौल बदल रहा है, 45-46 में मुस्लिम लीग चुनाव में जो उसकी स्थिति रहती है, जो पृथक निर्वाचन मंडल में, वो स्पष्ट है। और बाद में 16 अगस्त 1946 के बाद से डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करके देश को जिस अराजकता में ढकेला जा रहा है। फिर आइए, जब आता है माउंटबेटन, मैं तो बार बार कहता हूं कि हडसन को, जोहानसन कैंपबेल को, मोसेली को आपको पढ़ना चाहिए। पेंडलर मून शायद एबलेस्ट ऑफिसर था ब्रिटिशर्स का जो भारत में आया, और उसने जो किताब लिखी उसमें स्पष्ट लिखता है कि किस तरह से नृशंस हत्याएं हो रही थी और किन लोगों की गलतियां थी। आप द ग्रेट डिवाइड देखिए, जिसमें 133 मुलाकातें माउंटबेटन आने के बाद 22 मार्च 1947 को आते हैं। 29 मार्च 1947 से लेके 6 मई के बीच लगभग 5 हफ्ते में 133 मुलाकातें करते हैं। सिलसिलेवार ब्यौरा है उसका, कोई बात अधूरी रही नहीं जाएगी, किसी को ये शक नहीं रह जाएगा कि कौन लोग उसके गुनहगार थे। एक बात, 3 जून को, जैसा अभी किसी मित्र ने कहा कि 3 जून को माउंटबेटन विभाजन की घोषणा करता है। 4 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस मीट होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछते हैं कि जनसंख्या का स्थानांतरण आप कैसे करेंगे, क्या योजना है आपकी। वो तो जल्दबाजी में था, लेकिन हमारे नेताओं को क्या जल्दबाजी थी और उनकी क्या ऐसी मंशा थी, और कांग्रेस क्यों आती है भाई? कांग्रेस ही उस समय निर्णय बदल सकती थी, निर्णय को प्रभावित कर सकती थी। एआईसीसी की मीटिंग होती है कांग्रेस की 14, 15, 16 जून। बस एक लाइन सुन लीजिए कि क्यों कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस की बैठक होती है 14 जून को। उस 14 जून की बैठक में 400 में से 200 सदस्य केवल आते हैं, 200 में से 158 वोटिंग करते हैं, और 158 में से 129 आउट ऑफ 158 वो पक्ष में मतदान करते हैं, विभाजन के पक्ष में मतदान करते हैं। विभाजन की माउंटबेटन की जो 3 जून की योजना थी, 14 जून को उस पर अपनी स्टैंप लगाते हैं कि नहीं, विभाजन में कोई समस्या नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से दर्शकों तक यह बात पहुंचे कि कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, दुनिया के लिखित इतिहास की सबसे ट्रेजिक घटना है, सबसे बड़ी और सबसे ट्रेजिक घटना है, जिसके बारे में सबको तथ्यात्मक तौर पर पता होना चाहिए। चलिए अब कांग्रेस के पास चलते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, अब आपको पूरी तरीके से बता दिया कि आखिर कांग्रेस जिम्मेदार क्यों है। 129 बाकायदा उस फिगर का जिक्र किया गया है। 129 कांग्रेस के वो मेंबर थे जिन्होंने स्टैंप लगाई थी और कहा था कि हां, विभाजन होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है। अब माउंटबेटन नहीं है, अब जिन्ना नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो है ना, फिर कांग्रेस अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है।
पार्टी की जो बात है वो 1946 में ही चुनाव के पहले इस जो संविधान सभा का चुनाव हुआ, भाई साहब आधा सच और आधा झूठ मिक्स करके अरे वो इतिहासकार है, कोई किसी पार्टी के नेता नहीं है। इसीलिए तो बड़ी होशियारी के साथ कॉकटेल बना ले रहे हैं ना। अनपढ़ क्या मोदी जी बना लेंगे, उनकी डिग्री पे तो सवाल है ना, उनको क्या इंटर पॉलिटिकल वाला नहीं बना पाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो बना लेगा। ठीक है, जवाब दीजिए। जी, दिक्कत की बात ये है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि जो भी उस समय पार्टियां थी उसमें अकाली दल ने भी सिग्नेचर किया बंटवारे में, और भी जो पार्टियां थी उन भी सारी पार्टियों ने जो है हस्ताक्षर किया। ये जो टू नेशन थ्योरी या कि कांग्रेस के किसी एक नेता, चलिए आप इतिहासकार ही बता दीजिए, 19 अगस्त 1946 के पहले कांग्रेस के बंटवारे के संदर्भ में, टू नेशन थ्योरी के संदर्भ में किसी एक नेता का बयान बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे भैया, पहले हिंदू मुस्लिम करिएगा, आज जैसे हो रहा है जहर बोइएगा, और जहर बो के जब फसल काटने की बात आएगी तो बंटवारा होगा ना। आज जैसे जहर बोया जा रहा है, आप बताइए क्या मुस्लिमों को आप क्या करिएगा? आप भारतीय जनता पार्टी करती है ना, दिन भर मुस्लिम मुस्लिम करती है, इनसे पूछिए या आप 20 करोड़ मुस्लिमों को, 30 करोड़ मुस्लिमों को क्या करिएगा? क्या देश से निकाल दीजिएगा? आप चाहते हैं ना मुस्लिम को 2 दर्जे का नागरिक बना देना, उनको चाहते क्या हुआ? तो वही बंटवारे वाली स्थिति आप लाके खड़ी कर दोगे, फिर दोस्त कांग्रेस का है। कैसे भाई? जहर तो आप बोल रहे हो ना, वैसे जहर बोया गया एक। रोहन गुप्ता जी, बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर। ये जहरीली पार्टी। देखिए, मुद्दा प्रियंका जी, मुद्दा जो डिबेट का है कि इतिहास के पन्नों पर जो चीज लिखी गई थी वो हकीकत थी या नहीं थी, अगर टू नहीं थी नेशन तो थ्योरी उसको का भी correct जिक्र किया हो जा रहा रहा है। अब मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इतिहास के पन्ने अगर उलट के देखेंगे प्रियंका जी, अभी तक जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, कितनी हकीकतें जो नहीं बताएगी, ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब हमको स्थायी सदस्यता मिल रही थी तब चीन को आगे कर दिया, पीछे का हम चले गए। ये जवाहरलाल नेहरू जी थे जो जम्मू कश्मीर को यूएन में लेने की बात को स्वीकार किया। ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, अक्सर चीन को दे दिया। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी के समय में हमको पीओके लेने का मौका था, वो भी हमने गवा दिया। तो हाजी पीर 5 किसने दे दिया पाकिस्तान को? कांग्रेस पार्टी ने। तो अगर आपकी सरकार थी उस समय पे, उसके जो भी फैक्ट्स है, आपकी जिम्मेदारी तो है ही है। इमरजेंसी कांग्रेस के समय पे लगी थी, क्या ये भी भाजपा ने करवाया? इसकी भी जिम्मेदारी भाजपा की है। आपको इतिहास से इतना डर क्यों लग रहा है? जो कहना चाहता है कॉल पैड स्प्रेड, अगर हकीकत है तो है, उसका एनालिसिस क्या करना है वो बच्चों पे छोड़ दीजिए, वो पढ़ने वालों पे छोड़ दीजिए, पर आपको इतिहास से, फैक्ट से इतना डर क्यों लग रहा है? और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि प्रोफेसर साहब, आ रही हूं, जो भी बताया गया अगर उसमें फैक्ट्स नहीं हो एक भी मैटर में, तो मैं चैलेंज के साथ यहाँ पे डिबेट करने को तैयार हूँ। पर प्रोफेसर साहब, बीजेपी कह रही है अगर अब तक जो भी बताया गया उसमें फैक्ट्स नहीं है तो हम उस पर भी आगे चर्चा कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे। फैक्ट्स बता रहे हैं इसलिए विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पता होना चाहिए ना आगे भावी पीढ़ी को कि भाई